Now we are going to discuss some important topic. ये छोटे छोटे 3-4 टॉपिक हैं आज, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. हम लोग बात करते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. देखिए, देयर इज ए ब्लॉक. दिस इज द ब्लॉक. और इस पे कोई फोर्स लग रहा है. एम मास का ब्लॉक है. फोर्स लाइक दिस, इट इज अ पुलिंग ऑफ एफ फोर्स. जाहिर सी बात है, जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सरफेस के साथ फ्रिक्शन है, तो देयर विल बी अ फ्रिक्शन फोर्स, है ना. फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा. और ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है तुम्हें पता है, ऐसा कुछ. दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. और क्या लगेगा, और होगा नॉर्मल रिएक्शन. कैसा बनेगा, लाइक दिस. नीचे mg. ठीक. तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो डेफिनेशन समझिएगा. डेफिनेशन है कि इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन. मैं आपको फिगर से समझाता हूं. लेट रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स एज दिस. दिस इज द रिजल्टेंट. पैरेललोग्राम बना लो आप. थोड़ा और इसको कम कर देते हैं. ठीक है. तो इट इज द रिजल्टेंट. रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन, एंड दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो आर है. तो अब देखिए, यहां एंगल कितना बन रहा है. दिस एंगल, लेट दिस इज थीटा, देन थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. समझिएगा, मैं आपको वर्ड में लिखा जाता हूं. इट इज द एंगल बिटवीन normal reaction and resultant of normal reaction and frictional force. आप ध्यान से सुनो. व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो आंसर है कि एंगल बिटवीन व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन एंड
रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन फ्रिक्शन फोर्स। हियर आर इज व्हाट, पूछा जाए कि यहाँ आर क्या है, तो आपके पास आंसर है आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ, बताइए मुझे, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स प्लस, मैं कलर भी वही रखता हूं, नॉर्मल रिएक्शन। इट इज व्हाट, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, एंड थीटा को बोला जाएगा यहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और ये है क्या, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड आर। नॉर्मल रिएक्शन बोले तो ऐसे लिख दो शॉर्टकट में, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड आर। मैं क्लियर? आपसे पूछा जाता है कि कॉन्सेप्ट बताइए कि व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और देखो इसको मैथमेटिकली फाइंड करते हैं थोड़ा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान सा वर्ड है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो आंसर है कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है, अब ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? ओके, तो आप देखो थोड़ा सा, इसको मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, am I राइट? नॉर्मल रिएक्शन यहां किसके बराबर है, mg के बराबर है। क्लियर? और आगे मैं थोड़ा सा बात करता हूं इस वाले जो हमने रिजल्टेंट निकाला है फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का, उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाए कि ये एंगल कितना होगा, कैसे बताएंगे? तो देखो ऐसा आंसर है tan थीटा, बताओ क्या होगा, एफ बाई एन, यही होगा ना। इस ट्रायंगल में देख लो tan थीटा, देखो इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिए तो जो नीचे एफ है वही एफ यहाँ भी है, क्या फर्क पड़ रहा है, यही तो है ये। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि एफ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। इसी को एक लाइन और सॉल्व कर दो तो आपको जैसा नॉलेज है कि व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स, अब मैं यहां पूछ लेता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना, तो आंसर है इट इज म्यू एन। और बोले तो एक लाइन में और बताइए, म्यू एम जी, राइट? यही चीज है ना, वो एन किसके बराबर, एम जी के बराबर, चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, एफ हो गया म्यू एन, तो यहां लिखो एफ के प्लेस पे क्या लिख दो, म्यू एन अपॉन एन। क्लियर? एन से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि tan थीटा आ गया, इट इज म्यू। अगर आप थीटा फाइंड कर पाते हैं, जैसे tan थीटा की वैल्यू कुछ यहाँ पर जो नंबर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अगर जो फाइंड कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिखेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, एंड हेयर थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यही थीटा है, थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए एक मैथमेटिकली फार्मूला भी अवेलेबल हो गया, क्या है, tan इनवर्स म्यू। क्लियर? दिस द फार्मूला फॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बहुत ही आसान है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। और मैंने आपको वर्ड में भी लिख दिया और मैथमेटिकली अरेंज करके भी बता दिया। ठीक है?
चलिए अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपके पेपर में भी आ सकते हैं, पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, किसी न्यूमेरिकल के थ्रू पूछा जा सकता है, तो आपको कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए। आइए अब दूसरे एक छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर रहा था, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लो इसको, ठीक है। ओके, एक दूसरा छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक इज एंगल ऑफ रिपोज। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। There is inclined plane and this angle is theta. A mass of m kg like this. m kg का कोई मास है और इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है। ओके, मैं आपको इसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बढ़िया समझ में आए। देखिए ये मैंने अभी इसको देखो, ये बिल्कुल इसी के साथ में बना रहा हूँ। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ थीटा बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, कुछ ऐसा होगा। मैं इसको यहाँ रखता हूँ, देखना बेटा थोड़ा सा। अभी थीटा की वैल्यू कुछ होगी, देखो ना प्लेन के साथ कुछ होगी। ओके, क्या ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है? तो आंसर है नहीं। अब स्लाइटली थीटा को इंक्रीज करो, अभी भी नहीं किया। थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और करते हैं। हाँ, तो जिस एंगल तक ये स्लाइड नहीं करता और जैसे ही थोड़ा सा और एंगल बढ़ाओगे तो स्लाइड करने लगता है। तो जिस एंगल तक ये स्लाइड नहीं करता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यानी ये मैक्सिमम एंगल होगा जहां तक ये स्लाइड नहीं करेगा। इससे जैसे ही थोड़ा सा और ज्यादा एंगल होगा ये इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करने लगेगा। मीन्स अब फ्रिक्शन उतना नहीं है कि इसे एक्सेलरेट करने से रोक पाए। समझ आ गया? तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। मीन्स मैं ऐसा आपको बता रहा हूं कि अगर थीटा एंगल से जैसे ही थोड़ा सा एंगल बढ़ाएं और ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, बट थीटा पे अभी वो स्लाइड नहीं कर रहा है। थीटा से थोड़ा सा बढ़ाएंगे ज्यादा एंगल को तो स्लाइड स्टार्ट हो जाएगा। तो इट इज द कंडीशन जस्ट स्लाइड। और इस केस में जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, इट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। तो आइए मैथमेटिकली समझते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। समझ आ गया कि जिस मैक्सिमम एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये स्लाइड करना स्टार्ट करते है ना, उससे कम हो तो वो स्लाइड नहीं करे और उससे जैसे ही ज्यादा हो तो स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। सोचो ये 30 डिग्री होता, अभी नहीं कर रहा स्लाइड, पर 30 डिग्री से जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाओ स्लाइड करना शुरू कर दिया, तो 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ रिपोज। एम आई क्लियर? अब इसको समझते हैं मैथमेटिकली। इसे मैं रख देता हूं। आइए, तो हमारा काम है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। पहले आपको भी पता होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। फर्स्टली mg, और कौन सा फोर्स लगेगा बेटा?
नॉर्मल रिएक्शन, और वो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा लाइक दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, और भी कोई फोर्स होगा क्या? हाँ सर, जो आपने mg बनाए हैं इसका कंपोनेंट ब्रेक कर दीजिए। चलिए इसका कंपोनेंट लेते हैं। वन कंपोनेंट is normal to the inclined plane, this is theta, so this angle will also be theta। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये भी एंगल थीटा है। तो ये जो कंपोनेंट होगा बेटा, इट इज नोन एज mg cos थीटा। क्लियर? और इसी mg का एक कंपोनेंट तो मैंने ले लिए। अब दूसरा कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के एलॉन्ग है ना, एक लिया इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, दूसरा इंक्लाइन प्लेन के एलॉन्ग। तो ये कंपोनेंट क्या होगा देखते हैं, लाइक दिस। क्या लिखूंगा इसे, सॉरी, mg sin थीटा। जो इंक्लाइन प्लेन के एलॉन्ग होता है वो mg sin थीटा। ठीक है, और भी कुछ होगा क्या? हाँ, फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है कि वो मूव कर सके। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, तो आंसर है कि जिस डायरेक्शन में इसको मूव करने की टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? आइए, हमने सारे फोर्सेस को शो कर दिए हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये थीटा कैसे फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग। देखिएगा, इस फ्री बॉडी डायग्राम से मैंने आपको क्या ही बताया, एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट, कि इस टाइम पे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं हो रहा। मेरी बात को समझिएगा, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, बट एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, देन यू कैन से डेफिनेटली along the inclined plane net force is 0। क्लियर है? जब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 होगा तभी वो एक्सेलरेट नहीं करेगी। यहां पे भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, मीन्स नेट फोर्स 0 है। और कॉन्सेप्ट भी यही है कि जिस मैक्सिमम एंगल पे कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा इंक्लाइन प्लेन पे, है ना, और किधर डाउन द इंक्लाइन, ये खुद से ऐसा नहीं हो रहा हो, तो उसी एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। आइए, अब मैं नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा हूं, तो क्या ही लिखेंगे, मैं लिख देता हूं ऊपर में, नॉर्मल, चल रहा है, नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन। क्या कोई नेट फोर्स है? नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। क्या लिखेंगे नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन में, कि n इज इक्वल टू mg cos थीटा। एक इक्वेशन हो गया। चलिए देखते हैं, अगर आपको n पता हो गया तो यहीं पे एक और काम कर लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। ठीक है, व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? सर अभी आपने पढ़े कि फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन। ओके, अब मुझे बताइए n इज व्हाट, mg cos थीटा। यहां पर तो n mg cos थीटा के बराबर है, सो यू हैव टू राइट mg cos थीटा। यू नो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू mg cos थीटा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं along the inclined plane, along the inclined plane, inclined plane क्या लिखेंगे, F net is equal to 0। along the inclined plane पे भी नेट फोर्स कितना ही है, 0 है। और अगर ऐसा है then you can definitely write कि
जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो mg sin थीटा के इक्वल होगा. सो राइट लाइक दिस, mg यानी इंक्लाइन प्लेन पे डाउन द इंक्लाइन जो फोर्स है वो अप द इंक्लाइन फोर्स के बराबर होगा. मीन्स mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स. अब इसकी वैल्यू पुट कर दो. ठीक है, क्या लिखूं? mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी? म्यू mg cos थीटा. mg से mg कैंसिल, तो यहां से कुछ आ जाएगा. क्या लिखूं बेटा? sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू म्यू. अब आपको ट्रिगोनोमेट्री पता है तो इसे और आसान बना लेते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू म्यू. इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू. एंड हेयर थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज. क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला है वो एंगल ऑफ रिपोज के फार्मूले से मैच करता है. क्लियर? बट कॉन्सेप्ट क्या है दोनों का वो आपने समझ लिए कि व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ओके. अब एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग सीख लेते हैं. तो मैं इसको रफ कर देता हूं. स्कूल में एक क्वेश्चन आता है कि pulling of a lawn mower is easier than pushing. लॉन मूवर को पुल करना आसान है कंपेयर टू पुशिंग. लॉन मूवर जो घास काटने की मशीन है उसे पुल करना आसान होता है कंपेयर टू पुश करना. ठीक है, तो पेपर में आएगा कि आप शो कीजिए कि यह स्टेटमेंट ट्रू क्यों है, ऐसा क्यों बोला जाता है. ठीक है, या ऐसा भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि पुल करना आसान है या पुश करना. दोनों तरीके से पूछ सकते हैं. आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो क्वेश्चन कैसे भी आए आप कर लेंगे इसे. ठीक है ना? अगर एक बार आपको पता हो गया कि कॉन्सेप्ट क्या है तो क्वेश्चन कैसे भी आए आप डेफिनेटली उसे अपनी तरीका से सोल्व कर पाएंगे. है मैं क्लियर? तो आइए सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को. मैं अलग अलग फिगर बनाऊंगा. इधर पुलिंग, इधर पुशिंग. मैं क्लियर? तो देखिए एक लॉन मूवर बना रहे हैं, कुछ ऐसा मैं बना रहा हूँ समझने के लिए. और इसे पुल किया जा रहा है और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है दिस इज, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगता है. दिस एंगल इज थीटा and the force of F is being applied on mass
एम मास का कोई लॉन मूवर है जिसपे ये फोर्स किसी एंगल पे अप्लाई किया गया है और इसे पुल किया जा रहा है। ओके, जाहिर सी बात है कि ड्यू टू दिस देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स लाइक दिस। और क्या क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन mg, तो पहले mg बना लेता हूँ, दिस इज mg। और भी कुछ होगा क्या? हाँ, सेकेंड इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो एक एक करके बात करते हैं। अब हम लोग को ये शो करना है कि पुलिंग इज बेटर देन पुशिंग। तो देखिए कैसे शो करते हैं। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो कितना है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है। ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर जा रही है सरफेस से, ना ही नीचे आ रही है। मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है। ओके, इट मीन्स नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। ठीक है, तो फोर्स का मैं कंपोनेंट ब्रेक कर लेता हूं। वन इज अलोंग, चलिए क्या हो गया इसे, horizontal component like this, f, this is theta, so it is f cos theta, and vertical component along this like, ठीक है ना, and this is f sin theta. Okay, for vertical direction, for vertical direction, for vertical direction, वर्टिकल डायरेक्शन, मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। क्या लिख सकता हूं फॉर वर्टिकल डायरेक्शन? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब वर्टिकली अपवर्ड जो फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। मीन्स यू कैन राइट वर्टिकली अपवर्ड कितना फोर्स है, वन इज नॉर्मल रिएक्शन, यहां लिखूं वन इज नॉर्मल रिएक्शन, सेकेंड इज एफ साइन थीटा, और वर्टिकली डाउनवर्ड कितना है बताओ? वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहीं से देख के बताइए मुझे, mg। दिस इज वन इक्वेशन। ठीक है, और इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो क्योंकि मुझे जो जरूरत है वो n निकालना है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg माइनस f साइन थीटा, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब मुझे बताइए कि इस केस में फ्रिक्शन कितना होगा? कितना होगा फ्रिक्शन? सर फ्रिक्शन होता है F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और यस, तो F हो जाएगा म्यू और n बोले तो mg माइनस f साइन थीटा। ओके, मीन्स फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप हुआ म्यू बोले तो mg माइनस f साइन थीटा, इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके एफर्ट को अपोज करेगा। ठीक है ना, मीन्स इस बार जब आप ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं तो अपोजिंग क्या मिल रहा है, अपोजिशन में क्या मिल रहा है? फ्रिक्शन फोर्स, और उस फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड म्यू mg माइनस f साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, हमें शो करना है कि पुलिंग आसान है। तो मैंने क्या देखा कि ड्यूरिंग पुलिंग आपको जो फ्रिक्शन फोर्स ऑफर हो रहा है वो म्यू mg माइनस f साइन थीटा के बराबर है। अब मैं देखता हूं कि पुशिंग में कितना फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर हो रहा है। अगर इससे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली पुलिंग इज बेटर देन पुशिंग। तो देखते हैं क्या होता है। सेम सिचुएशन रखना है क्योंकि कंपेयर करना है। सिचुएशन इज सेम, एक मास का ब्लॉक, वही लॉन मूवर है, एक मास का जो भी इसका कुछ मास है, और इस बार इसे क्या किया जा रहा है? पुश किया जा रहा है, ऐसा ऐसे है ना। तो ऐसा ही होता है एफ फोर्स से।
पहले की तरह हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है सेम ही रखेंगे, तभी तो कंपेयर करेंगे। कितना एंगल था अभी अभी हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना एंगल था, थीटा एंगल। सो हियर इट आल्सो मेक एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्या क्या होगा अब, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। mg, क्योंकि m मास में है, मास कोई चेंज नहीं हो रहा है, mg नॉर्मल रिएक्शन, इट विल बी वर्टिकली अपवर्ड लाइक दिस, नॉर्मल रिएक्शन। और कुछ होगा क्या, हाँ फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है राइटवर्ड जाने की। सो फ्रिक्शन फोर्स लाइक दिस, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ऐसा। मैं क्लियर? ओके, अब मैं आपसे थोड़ा सा पहले की चीजें को रिमाइंड करने के लिए बोलूंगा कि फोर्स को या बोले वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, और ऐसा करने में वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होता। आपको आसान बनाने के लिए मीन्स यहां जो फोर्स है उसे आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, दिस एंगल इज थीटा, सो हियर ऑल्सो विल बी थीटा एंगल। मैथमेटिक्स से है ना। तो ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये फोर्स है, यानी इसी को मैंने यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ओके, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट की, यहाँ पे ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल, यहाँ भी थीटा एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, वन इज along the horizontal, it is f cos theta, and normal to the horizontal, बोले तो vertically downward, and it will be, मैं ब्लू से लिखा था, ब्लू से लिखता हूँ, what f sin theta। यहाँ पे जो f sin थीटा था ऊपर था, यहाँ पे देखो नीचे होगा, क्यों होगा देखो ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा एंगल बन रहा है, तो दिस इज f cos थीटा जिसके साथ एंगल बनता है, और कंपोनेंट ब्रेक किया तो दूसरा कंपोनेंट आया f sin थीटा जो वर्टिकली डाउनवर्ड है। ओके, फिर से कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल एक्शन इन दिस केस। तो इक्वेशन बनाओ फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन क्या लिखूं, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हो रही है? नहीं, ना तो ब्लॉक वर्टिकली अप जा रहा है ना वर्टिकली डाउन जा रहा है, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, और बोले तो आप लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू व्हाट, mg प्लस f sin थीटा, यानी वर्टिकली अपवर्ड फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। क्लियर? अब एक और चीज, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में सोचिए, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उससे भी पहले मैं वही फ्रिक्शन फोर्स ही काउंट कर लेता हूं। फ्रिक्शन फोर्स अब कितना होगा इस बार, फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, एंड इट विल बी म्यू, एन बोले तो mg प्लस f sin थीटा, मीन्स फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू mg प्लस f sin थीटा। फॉर व्हाट, पुशिंग, and this is what, for pulling। अब मुझे बताइए कि देखो जो पुलिंग में है mg माइनस f sin थीटा, और यहाँ mg प्लस f sin थीटा, तो कौन बड़ा होगा? दिस इज ग्रेटर देन पुलिंग। पुलिंग के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है
वो F इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा है, जबकि पुशिंग के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो F इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा है। सारा डाटा सेम होगा तो उस केस में ऑब्जेक्ट को पुश करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू पुल करना, है ना। तो लॉन मूवर को पुश करना ज्यादा डिफिकल्ट है। कैसे है वो आपने मैथमेटिकली देख लिए, ठीक है। अगर किसी एंगल पे इसे पुल किया जा रहा है और सेम एंगल पे उसे पुश किया जा रहा है तो पुल करना ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा इजी होगा। क्लियर। अगर हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली पुल किया जाए या पुश किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही होंगे। बट ये थीटा 0 के अलावा कोई और एंगल हो, इन दैट केस पुशिंग एज, और ऐसा बोले कि पुलिंग एज बेटर देन पुशिंग। तो इसे आप अपने वर्ड में बिल्कुल पेपर में लिख सकते हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। हमने कैसे कंपेयर किया, दोनों केस में हमने ये जज किया कि किस केस में हमें फ्रिक्शन ज्यादा ऑफर होगा। तो हमने क्या फाइंड किया कि इन द केस ऑफ पुलिंग ऑफ लॉन मूवर more friction compared to less friction compared to pushing of lawn mover. Entire situation are same और बाकी चीजें सेम है, सेम एंगल, सेम फोर्स, ठीक है। तो हमने क्या ही फाइंड किया कि पुल करना आसान होगा। क्लियर। चलिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ रखते हैं। देखो कुछ चीज अगर जो एक बार में नहीं समझ आती है, वीडियो को आप रिवाइज करो, ठीक है ना, और इसे आप अपने नोट्स में बिल्कुल तरीके से अरेंज करके रखो, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं और एक और आसान सा टॉपिक डिस्कस करते हैं आपके साथ। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। देखिए देखिए हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में मैं आपको फिगर बना रहा हूं। ये कार्ट है और ये हॉर्स है, उसको एक स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड होते हैं। हॉर्स जब मूव करता है तो इसके साथ कार्ट भी मूव करता है। तो मैं आपको एक इसका फ्री बॉडी डायग्राम सिखा रहा हूं। पहले क्या सिचुएशन होती है, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज एम जी, ठीक है। और हॉर्स करता क्या है वो थोड़ा सा देखिएगा। हॉर्स के जो पैर हैं वो मैंने बनाए हैं कुछ एंगल पे, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे, बिल्कुल ऐसे नहीं रखा हुआ है। सिर्फ ऐसे ऐसे करेगा तो एक ही जगह पे रह जाएगा। वो किसी एंगल पे वो ग्राउंड को पीछे की तरह धक्का दे रहा है, ठीक है, किसी एंगल पे। तो उसी एंगल पे रिएक्शन फोर्स ग्राउंड इसको दे रही है। एम आई क्लियर। अब देखो इस रिएक्शन को आप ब्रेक कर सकते हो लाइक दिस। इफ इट इज आर देन जो वर्टिकल होगा इसका कंपोनेंट इट विल बी लाइक आर कॉस थीटा, एंड जो हॉरिजॉन्टल होगा वो हो जाएगा आर साइन थीटा। क्लियर। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा इससे क्या लगा हुआ, स्ट्रिंग लगा हुआ है। तो स्ट्रिंग जिस डायरेक्शन में है टेंशन फोर्स टी, क्लियर। और यहाँ पर स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, अब यहाँ भी फ्रिक्शन होगा और यहाँ जो फ्रिक्शन होगा उसको मैं एफ से लिखा, वो पीछे की तरफ होगा क्योंकि कार्ट आगे जाना चाहेगा
तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ होगा। ओके, तो इतनी सिचुएशन है, ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब यहां से आप लिख सकते हैं कि जो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है कितना, आर कॉस थीटा, वो बराबर होगा mg के, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही है। ठीक है, ओके। ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे किसी एंगल पे हमने ये इसका जो पैर है वो किसी एंगल पे ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो उसी एंगल पे न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन मिलेगा एंड इट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन का हमने कंपोनेंट ब्रेक किया along the horizontal and normal to the horizontal। ठीक है, r sin थीटा एंड r cos थीटा। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में सोचिए। अगर ये देखो, यहां पर मेरा पर्पस दो चीज है। एक पर्पस ये है कि आपको इस केस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आ जाए कि क्या सिचुएशन हो रही है, हॉर्स कैसे मूव करता है। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो आई होप आपको ये सीख गए हैं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। कार्ट पे एक टेंशन फोर्स और पीछे फ्रिक्शन फोर्स, हॉर्स पे रिएक्शन फोर्स और mg। रिएक्शन फोर्स का मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, और कुछ भी नई चीज नहीं है। अगर आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन लिंक करना चाहता हूं। थोड़ा इस पे बारीकी से ध्यान देना, और उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती तो पहले मैंने आपको ये सिखा दिया। आई होप आप इसके साथ क्लियर हैं। ठीक है ना, ये यही फिनिश करते हैं। मैंने आपको सिर्फ ये सिखाना चाह रहा था कि फ्री बॉडी डायग्राम इस सिस्टम का कैसे बनाएंगे, जो आपके लिए क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को देखा जाए। आपको याद भी होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन आता है कि देखो, जितना फोर्स हॉर्स कार्ट पे लगाएगा थ्रू द स्ट्रिंग, उतना ही फोर्स कार्ट हॉर्स पे लगाएगा। यही तो है न्यूटन्स लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसा है स्टेटमेंट, तो जितना फोर्स हॉर्स कार्ट पे लगाएगा उतना ही फोर्स कार्ट हॉर्स पे लगाएगा पीछे की तरफ। नहीं समझ आ रहा? मैं बोल रहा हूं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या ही है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैं बोलता हूं कि कार्ट पे हॉर्स फोर्स लगा रहा है राइट डायरेक्शन में, तो हॉर्स पे कार्ट फोर्स लगाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? और जितना फोर्स हॉर्स लगा रहा है कार्ट पे, उतना ही फोर्स कार्ट लगाएगा हॉर्स पे। ये भी राइट। तो क्वेश्चन है कि फिर ये कार्ट मूव क्यों करती है टुवर्ड्स हॉर्स? हॉर्स क्यों नहीं पीछे आता? क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि जितना फोर्स हॉर्स कार्ट पे लगा रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, उतना ही फोर्स कार्ट हॉर्स पे लगाएगा। तो इस सिचुएशन में कार्ट क्यों मूव कर रही है टुवर्ड्स हॉर्स, या बोलेंगे कि जिस डायरेक्शन में हॉर्स एफर्ट लगा रहा है उसी डायरेक्शन में, जबकि हॉर्स कार्ट की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, वो पीछे की तरफ खींच नहीं जाता, वो कार्ट को खींच लेता है अपनी तरफ। ऐसा क्यों, जब सेम ही फोर्स लग रहे हैं? तो देखो, इसमें समझने की थोड़ी सी दिक्कत है। इसे कुछ लोग ऐसे समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, हमने इस पे 10 न्यूटन पीछे लगा रहे हैं, 10 न्यूटन आगे लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी। बट यहां सिचुएशन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? कुछ लोग यही सोचे ना, आप क्वेश्चन पुट अप करो कि बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़े हो? हाँ पढ़े। तो बताओ, इस सिचुएशन में जितना कार्ट फोर्स लगाएगा हॉर्स पे पीछे की तरफ, उतना ही हॉर्स लगा पाएगा कार्ट पे आगे की तरफ।
तो हॉर्स की डायरेक्शन में कार्ट क्यों मूव कर जाती है, हॉर्स क्यों नहीं पीछे आ जाता? ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, हाँ ये तो सही बात है कि एक ब्लॉक है। देखो आप गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं कि अच्छा ये इस पे कार्ट लगा इधर, हॉर्स लगा इधर, हॉर्स भी 10 न्यूटन, कार्ट भी 10 न्यूटन, दोनों अपोजिट है, तो नेट 0 हो जाना चाहिए, और 0 होगा तो कार्ट में इंसुलेशन नहीं होनी चाहिए। सुनिए इसकी स्टोरी सुनिए। हमें देखना होता है कि फोर्स किस पे लग रहा है और कितना लग रहा है, तो एक एक करके बात करते हैं। मैं बात करता हूं FBD फॉर हॉर्स। FBD फॉर हॉर्स, ठीक है। मैं हॉर्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूं। हॉर्स पे वर्टिकल डायरेक्शन में तो सर R cos थीटा इज इक्वल टू mg होगा। क्या कोई और भी फोर्स होगा? आंसर है नहीं होगा। ओके ठीक है। मैं अब हॉर्स के बारे में सोचता हूं कि हॉर्स पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में इसके अलावा कोई फोर्स है? तो आंसर है नहीं है। mg डाउनवर्ड और रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो वर्टिकल अप है R cos थीटा, और हॉर्स ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सो इट इज इक्वल। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हॉर्स पर एक है रिएक्शन का कंपोनेंट R sin थीटा और पीछे की तरफ है टेंशन फोर्स T, यही ना। अब मैं बात कर लेता हूं, यह है फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन समझ के बताना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स? दो ही तो है, वन इज R sin थीटा एंड सेकेंड इज टेंशन। एज्यूम करो कि हॉर्स में एक्सेलरेशन A है, आप एज्यूम करो, और ऐसे भी बोल सकते हैं इफ R sin theta is greater than टेंशन। सुनना मेरी बात को ध्यान से। इफ R sin theta is greater than tension, then there is acceleration, ठीक है। ओके अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कार्ट के बारे में। FBD अभी और क्लियर करता हूं, आप टेंशन नहीं लो। FBD फॉर कार्ट। बेटा कार्ट के बारे में बताइए। कार्ट का भी ठीक है, इसका भी मैंने m मास लिखा था, इसका मैं m मास लिख देता हूं, तो इस पे भी सर mg होगा और सर नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। ठीक है बेटा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप लिख दो कि n इज इक्वल टू mg। मैं कैपिटल M लिखा था। चलिए ये बात हो गया। ये किसके लिए? वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, फॉर वर्टिकल, ठीक है। अब मैं हॉरिजॉन्टल की थोड़ा बात कर लेता हूं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताइए मुझे कितना फोर्स? टेंशन। तो क्या लिखूंगा? इफ टेंशन, समझना ध्यान से, यहां मैं बात कर रहा हूं कि ये क्यों हो रहा है। इफ टेंशन इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर यहां टेंशन फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए, तो अगर टेंशन फॉर फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग देखो यहां हो ये रहा है कि आप सोच रहे हैं कि इसके बारे में, यहां हॉर्स पे जो फोर्स लग रहा है वो पीछे की तरफ है टेंशन फोर्स और आगे की तरफ है R sin थीटा, और ये जो फोर्स है
वो एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं है। देखो कार्ट क्यों आगे की तरफ मूव कर जाती है उसको ध्यान से समझिए। आगे ये तब नहीं मूव कर पाता जब t और r sin थीटा बराबर होता। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन तो यही है ना कि आगे क्यों मूव करती है। तो आंसर है कि आगे मूव तब नहीं कर पाता या किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तब नहीं होती जब ये टेंशन फोर्स r sin थीटा के बराबर होता। अब और ध्यान से सुनो, और ये बराबर हो जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ना, ये एक्शन रिएक्शन कैसे है? हॉर्स तो एक्शन दे रहा है किस पे? अर्थ पे। तो अर्थ इसको रिएक्शन देगी ना। ये r sin थीटा के और t में एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बन रहा। तो ये जरूरी नहीं है कि टेंशन फोर्स r sin थीटा के बराबर हो। मीन्स जिस टाइम पे हॉर्स ने अर्थ पे ज्यादा रिएक्शन लगाएगा वो इतना कर दे कि हॉर्स को जो रिएक्शन मिले वो पीछे का जो टेंशन फोर्स लग रहा है उस पे उससे ज्यादा हो, तो वैसे सिचुएशन में हॉर्स मूव कर जाएगा आगे की तरफ। ठीक है ना। और दूसरा ये भी कि यहां पर क्या हो, देखो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर कहां है? ये यहां कॉन्टेक्ट है, यहां कॉन्टेक्ट है। ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन किसके साथ होगा? अर्थ और ये सरफेस के, यानी कि इसके व्हील और इसके बीच में जो फोर्स लग रही है, यहां इसके बीच में, इसके बीच में। तो यहां भी एफ और टी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो जिस सिचुएशन में टेंशन फोर्स इसके फ्रिक्शन से ज्यादा होगा ये मूव कर जाएगा। ठीक है ना। तो क्यों मूव कर रहा है? तो हमें ये समझना है कि यहां जिसके लिए आप लड़ाई कर रहे थे कि इक्वल एंड अपोजिट होगा, एक्चुअली तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है ही नहीं। मीन्स हॉर्स पे आगे लगने वाला फोर्स हॉर्स पे पीछे लगने वाले फोर्स के बराबर हो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है वही इक्वल एंड अपोजिट होता है। हर एक फोर्स के बारे में थोड़े उन्होंने बोला था कि हर एक आगे लगने वाला फोर्स ऑब्जेक्ट पे पीछे लगने वाले फोर्स के बराबर हो। नहीं, वो तो बोले थे कि एक्शन जो होगा वो इक्वल एंड अपोजिट ऑफ रिएक्शन होगा। और हमें ये शो करना है कि दिस इज नॉट द एक्शन रिएक्शन पेयर। होगा भी क्यों? एक ही ऑब्जेक्ट पे देखो ना, अलग अलग है ना। ये यहाँ ये अलग, इसमें एक्शन रिएक्शन बनेगा, इसके साथ एक्शन रिएक्शन बनेगा, इसके साथ तो नहीं बनेगा। तो इस सिचुएशन में आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि किस तरीका से कार्ट मूव करेगा, हॉर्स पीछे की तरफ नहीं मूव करेगा। ठीक है ना। कंडीशन क्या होगा कि जो r sin थीटा हो वो टेंशन से ज्यादा हो, क्योंकि इस पे पीछे की तरफ लग रहा है टेंशन फोर्स, तो आगे वाला फोर्स ज्यादा होगा तब एक्सेलरेट करेगा। और इसी तरह से कार्ट के बारे में कि अगर जो टेंशन फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन बनेगी। ठीक है ना। इसको समराइज करके भी लिखा जा सकता है ना, कि टोटल आगे का फोर्स पीछे का फोर्स। ठीक है ना। ठीक है। इसे और भी आसानी से ऐसे समझ लो आप कि देखो इस पे नेट फोर्स क्या है, तो ये तो इंटरनल फोर्स हो गया। ठीक है ना। इसको इंक्लूड भी करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये इंटरनल फोर्स हो गया। एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। एक है फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ और r sin थीटा आगे की तरफ। तो क्या हो, इफ जो F हो या बोले r sin थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, अगर ऐसा होता है देन कार्ट एक्सेलरेट। और ऐसा हो सकता है क्योंकि ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। आप ऐसे भी आसान से समझ लो, आपको ज्यादा मुश्किल वाला नहीं आती है, ये बिल्कुल आसान है। आप ऐसे लॉजिक दोगे कि ये ऐसा हो सकता है क्योंकि F और r sin थीटा एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो अगर सिचुएशन ऐसी बनी कि r sin थीटा ये फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाए तो कार्ट
हॉर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम का फ्री बॉडी डायग्राम, और साथ में थर्ड लॉ से कैसे क्वेश्चन आएगा इस पे बेस्ड, इसके बारे में भी। ठीक है ना। तो अगर इसमें कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझसे टाइम लो अलग से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बट फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि हमें सर कहीं पे डिफ़िकल्टी है, तो आप प्रीवियस की तरह बिल्कुल फ्री हैं कि आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल अपने नोट्स बुक में बढ़िया से इसको कॉपी करो। ठीक है, ओके।